Hello everyone, hey, I'm back with another new lecture and today we're going to discuss the nodes on the shoulder. ठीक है, नोड्स ऑन द शोल्डर का सिंपल अगर वर्ड्स में मीनिंग बताऊँ तो ऐसा है कि शोल्डर के ऊपर जो लोड्स पड़ते हैं वो शोल्डर कैसे हैंडल करता है। ठीक है, इन अ वेरी सिंपल वे, मतलब जब उस पर स्ट्रेस पड़ता है तो उस पे वो किस तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, आपका शोल्डर जॉइंट। फिर अगर कोई फोर्सेस है या कोई आर्म को हम डिफरेंट पोजीशंस में या डिफरेंट मूवमेंट्स के लिए जब यूज़ करते हैं तो इनसाइड द जॉइंट हमारे पास फोर्सेस कैसे एक्ट करती हैं। ठीक है, सिंपल है था। अच्छा, सारी बात जो शुरू होती है ना वो ये है कि शोल्डर जो है ना, ठीक है, इन वेरी सिंपल वे अगर हम समझाया जाए तो शोल्डर जो है वो एज अ टीम वर्क करता है। आपको पता है स्कैपुला है, क्लैविकल है, यूमरस है, सारे हैं इसमें कंबाइन कनेक्टेड होते हैं शोल्डर गर्डल में। और एट द एंड क्या रिजल्ट आता है आपके पास, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, सो जब एक जॉइंट मूव करता है ना तो वो कैरी करता है लोड और दूसरा उसको साथ हेल्प करता है, इसलिए ये कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा लोड बेयर करता है। ठीक है, कैरी करता है, सिंपल इज दैट। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट आपको पता है जो मेजर जॉइंट है, जो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो आपके मेजर जॉइंट कंसीडर होता है शोल्डर गर्डल में आपको अम, क्या कहते हैं आप शोल्डर जॉइंट बनाने में। ठीक है, जिसको आप सिंपल वर्ड्स में जो आम लोग शोल्डर कह रहे होते हैं शोल्डर जॉइंट, या जो ले मैन जिनको नहीं पता तो वो शोल्डर किसको कह रहे हैं, वो ग्रेनोह्यूमरल जॉइंट को कह रहे होते हैं। वो बाकी जॉइंट्स उसमें कंसीडर नहीं करते, जैसे स्टर्नोक्लेविकुलर हो गया, एक्रोमियोक्लेविकुलर हो गया, ये सारे जॉइंट्स नहीं कंसीडर हो रहे। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास स्कैपुला के साथ आपका स्कैपुला का रिब्स के साथ सारे जो जॉइंट्स हैं ना मेजरली कंसीडर नहीं हो रहे होते। ठीक है, तो ग्रेनोह्यूमरल जॉइंट जो है वो कैरी करता है मोस्ट लोड। ठीक है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा लोड कैरी कर रहा है, ग्रेनोह्यूमरल जॉइंट, क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या करते हैं कि मेजरली हाईएस्ट स्ट्रेस जो है किस पे पड़ा है, ग्रेनोह्यूमरल जॉइंट पे। ठीक है, अब ग्रेनोह्यूमरल जॉइंट क्योंकि सबसे ज़्यादा बेयर करता है, ठीक है, वेट, तो इसके पास सपोर्ट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, ताकि ये वेट को बेयर कर सके इंटायर आर्म के, बिकॉज क्योंकि ये डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा होता है ना आपके आर्म को, तो दैट मीन्स कि इस पर स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा। जब मूवमेंट होगी तो इस पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा पड़ेगी, इसीलिए हमारे पास ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट कैरी कर रहा होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच है ना। और आपको पता है कि ये ही वो जॉइंट है जिसकी वजह से आप आर्म को अप एंड डाउन मूव कर रहे हो, साइड बाय साइड मूव कर रहे हो, जिसको एबडक्शन एडक्शन फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहते हो। तो हमारे पास क्लेनो जॉइंट पे ये मेजर मूवमेंट्स हो रही होती है, बाकी हेल्प ज़रूर करते हैं पर उन जॉइंट्स पे मेजरली मूवमेंट्स नहीं परफॉर्म हो रही थी। ठीक है, कुछ होती हैं पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हाउ वी एनालाइज, मतलब हम इसको देखेंगे कैसे कि लोड हमारे पास शोल्डर के ऊपर पड़ कैसे रहा है। ठीक है, तो मेजरली ये हम एज्यूम करते हैं कि देखो आपकी बॉडी में एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे हमें पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी वेट के किस एरिया पे एक्ट कर रही है। ठीक है, हर सेगमेंट को हम उस डिवीजन से डिवाइड करते हैं, हर उसका एक अपना सेंटर ऑफ मास है। फिर हर बॉडी सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास होने के बाद, क्योंकि मूवमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमने पहले भी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि मूवमेंट आर्म जो होता है वो क्या होता है कि इज इक्वल टू होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बिटवीन, सेगमेंट का जो वेट है और जॉइंट के। ठीक है, दोनों के बीच में जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा होता है उन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, सो जितना लॉन्गर होगा मूवमेंट आर्म उतना ही टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और उतनी ही मसल को फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और हम पिक्चर से सिंपल से देखते हैं। ठीक है, अब उन्होंने आपको यहाँ पे मूवमेंट आर्म बताया, ठीक है, 0 20 30। ठीक है, मूवमेंट आर्म कहाँ है, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ABC। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा मूवमेंट आर्म यहाँ पे बी वाला जो है वो ये है, सी वाला ये है। अब आप बताओ कि सबसे ज़्यादा वेट कौन सा कैरी कर रहा होगा। ठीक है, ऑफकोर्स 30 वाला ना, जो 30 सेंटीमीटर वाला। एक तो देखो आपका आर्म 90 डिग्री एबडक्शन में जा चुका है कंप्लीट। दूसरा आप ये देखो कि क्योंकि हमारे पास फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, क्यों, क्योंकि आपकी आर्म एंड ग्रेविटी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहा है। देखो ये जो है ना, ये देखो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है आपका आर्म, तो इस पे फोर्स ज़्यादा लग रही है। ग्रेविटी जब ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करते हैं तो फोर्स ज़्यादा चाहिए होती है आर्म को ऊपर जाने के लिए। अब जब यहाँ तक पहुँचा था तो इतनी रिक्वायर्ड नहीं थी, क्योंकि अभी हाफ मूवमेंट हुई थी, इसलिए उन्होंने कहा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर था तो ये एक मिडल रेंज कंसीडर हुई। यहाँ पे गए तो सबसे ज़्यादा फोर्स भी लग रही है। ठीक है, और स्ट्रेस भी सबसे ज़्यादा जॉइंट के ऊपर कहाँ पे आ रहा है, 90 डिग्री पे। तो मेजरली
मसल्स को भी बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है जब 90 डिग्री तक आपके पास पहुंच गए। इसका मतलब जितना लंबा, जितना बड़ा मूवमेंट आर्म की वैल्यू होगी या जितना बड़ा मूवमेंट आर्म होगा, दैट मीन्स सी सबसे बड़ा था, यहाँ पे आप एरो से देख सकते हो। तो क्या हुआ कि हमारे पास उतनी ज़्यादा मसल्स को फोर्स रिक्वायर्ड होगी और उतनी ज़्यादा टॉर्क होगा, ठीक है। क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट्स टॉर्क और ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं इसलिए इसकी डेप्थ में नहीं जा रही। आप प्रीवियस लेक्चर्स देखोगे तो आपका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जैसे हमने ये बात की ना कि हमारे पास आपके पास आर्म का जो वेट होता है वो सिर्फ 5% होता है पूरी बॉडी का वेट। तो जब आप इसको स्ट्रेच आउट करते हैं ना हॉरिजॉन्टली, तो जितना मूवमेंट आर्म बढ़ता जाता है उतनी क्या हमारे पास थी कि इतना टॉर्क इंक्रीज हो रहा था, उतना मसल को ज़्यादा वेट चाहिए ताकि वो उस आर्म को उस पोजीशन में होल्ड रख सके, ठीक है। इस पोजीशन में जाहिर सी बात है कोई और चीज़ होल्ड नहीं रख सकती है सिवाय आपके मसल और आपके शोल्डर जॉइंट की वजह से, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे तो एज अ रिजल्ट जब हमारे पास सब कुछ इतना ज़्यादा हो रहा है तो ग्रीनो-ह्यूमरल जॉइंट एक्सपीरियंस करता है कंप्रेसिव फोर्स अप टू 50%, ठीक है। कितनी? 50%, इट इज़ मोर, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। 50% अगर आप एक किसी चीज़ पे कंप्रेशन डालो तो कितना ज़्यादा बनता है। आपको पता है कंप्रेशन कैसे हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियोज़ में कि इतना ज़्यादा फोर्स कंसीडर हो रही है कि आप मतलब आपको इमेजिन नहीं कर सकते आप लोगों में, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक जॉइंट फोर्स, हाफ ऑफ आप देख लो कि जितने एक स्ट्रेस बेयर कर सकता है उससे हाफ बॉडी का वेट, ठीक है। बॉडी के वेट से 50%, मतलब देखो नॉर्मल तो आर्म का वेट कितना है, 5% पूरी बॉडी में वेट में। लेकिन अगर आप पूरे बॉडी का 50% ले लो और वो कंप्रेस फोर्स ग्रीनो-ह्यूमरल जॉइंट उस टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है जब वो 90 डिग्री के एंगल पे है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ से समझो, 50% देखो 5% आपका नॉर्मल बॉडी का वेट जो होता है वो आर्म कैरी कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी एग्जाम्पल समझाती हूँ। आपके आर्म, ठीक है, हम ऊपर वापस स्क्रॉल करते हैं। नॉर्मली आपका आर्म जो होता है अगर इस पोजीशन में है, एडक्शन में है, तो आपका सिर्फ 5% वेट ले रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो 90 डिग्री पे जाता है ना तो आप टोटल अपना जितना बॉडी का वेट है ना उसको 50% कर दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर वेट 50 अबव है या 55, चलो कंसीडर करो मेरा 55 वेट है और 50 हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। 50 का 25% अगर ले लो तो 25 केजी वेट इस टाइम ग्रीनो-ह्यूमरल जॉइंट फेस कर रहा होता है। किसकी वजह से? क्योंकि एंटी ग्रेविटी हमारे पास मूव कर रहा है, आर्म ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास ग्रीनो-ह्यूमरल जॉइंट पे कंप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा होता है कि एक दूसरे के करीब जा रहे होते हैं जॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, क्या होता है जब आप बेंड करते हो एल्बो को मेजरली कि हमारे पास जब आप फ्लेक्स करते हो ना एल्बो को, जैसे अभी सेकंड एग्जांपल में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल में उन्होंने क्या कहा, बेंड किया तो मूवमेंट आर्म जो था वो शॉर्ट हो गया, ठीक है। लोड जो था वो शोल्डर पे रिड्यूस हो गया बाय हाफ, ठीक है। दैट मीन्स 25 का अगर हाफ करते हो तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में बनता है 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 25 का हाफ करोगे तुम, 25 का हाफ करोगे तो 12 पॉइंट समथिंग बनता है, ठीक है। सो अगर हम ये करते हैं कि 12.5 मतलब कंसीडर कर लो तो हाफ हो गया। अब काफ़ी कितना कितना इम्प्रूव हुआ, देखें एल्बो पे फ्लेक्शन करवाई तो कितना ज़्यादा बेटर हो गया क्योंकि मूवमेंट आर्म शॉर्ट हो रहा है। बट बेंडिंग द एल्बो ऑल्सो क्रिएट्स अ रोटेशनल टॉर्क ऑन ह्यूमरस, ठीक है। लेकिन बेंडिंग की वजह से एक रोटेशनल टॉर्क भी ह्यूमरस पे प्रोड्यूस हो रही है और इस रोटेशन की वजह से जो शोल्डर के मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं आर्म को, ठीक है। इस वजह से हमारे पास कंट्रोल डिमांड इंक्रीज हो रही है लेकिन लोड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मैं आपको इसको सिंपल एग्जांपल में बताती हूँ, ठीक है। इस एग्जांपल से अगर हम सिंपल से देखो तो हमारे पास पहले आर्म स्ट्रेट था, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा टॉर्क था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आर्म था। जब उसने बेंड किया तो हमारे पास मूवमेंट आर्म क्या हो गया, 15 हो गया। फॉर एग्जाम्पल पहले 30 था, अब उन्होंने कहा 15 हो गया। अब जब 15 हुआ तो काफ़ी हद तक तो इम्प्रूव हो गई, क्या क्या हुई, फोर्स होगी। लेकिन थोड़ी सी रोटेशन आई किस पे, ग्रीन जॉइंट पे। लेकिन वो रोटेशन कोई ऐसी नहीं थी कि उसने बहुत ज़्यादा मसल का वर्क किया, लेकिन वो मसल्स एक्टिवेट हो गए जिन्होंने स्टेबलाइज करना था आर्म को, ठीक है। तो इसका मतलब वो एक लोड जो था वो कम हो गया और कंट्रोल डिमांड, मतलब एक कंट्रोल जो चाहिए था ना वो इंक्रीज ज़रूर हुआ है, ठीक है। लेकिन लोड जो था वो काफ़ी हद तक ह्यूमरल जॉइंट पे डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ऑर्गोनॉमिक्स की पोजीशन जो होती है वो डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। अब अर्गोनॉमिक्स की जो पोजीशन जो रिड्यूस करती है स्ट्रेस शोल्डर के ऊपर,
जो लोग काम करते हैं ना डेस्क के ऊपर, ठीक है, तो उनको बताया जाता है कि आप कोशिश करें कि 20 डिग्री से कम एल्बो की abduction रखें और एल्बो की फ्लेक्शन भी मतलब सॉरी abduction और फ्लेक्शन दोनों ही आर्म पे कम हो। कितनी? abduction 20 डिग्री से और फ्लेक्शन जो होती है 25 डिग्री से कम रखें, ठीक है, कोशिश ये रखें, ठीक है। तो मेजरली इसलिए बताया जाता है कि अगर मैं आपको बताऊं, ये इसलिए होता है, ओके हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये इसलिए होता है कि जितना स्मॉल एंगल होगा जाहिर सी बात है उतना टॉर्क रिड्यूस होगा, तो उतना मसल का ओवर यूज कम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मसल बहुत ज़्यादा काम करते हैं और एक बंदा बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू है, तो उनको ऐसे गाइड किया जाता है कि आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद जो वर्कर्स बहुत ज़्यादा ओवरहेड रखते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जैसे पेंटर्स हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, सर्जन्स हो गए, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है किसका? बाइसेप्स टेंडनाइटिस का और सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस का, ठीक है। किनका? बाइसेप टेंडनाइटिस और सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस, ठीक है। दोनों के टेंडन्स में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। किन लोगों में? जैसे पेंटर्स हो गए, जैसे सर्जन्स हो गए, ठीक है। टेंडनाइटिस बहुत ज़्यादा हो जाता है किसका? बाइसेप्स का और सुप्रास्पाइनेटस का, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यही वो मसल्स है जो इस टाइम पे मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे होते हैं, ठीक है। जब हम ओवरहेड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखते हैं आर्म को, ठीक है। जैसे पेंटर्स आपको पता है ऊपर काम करने, इलेक्ट्रिशियंस का, सर्जन्स का, इन सब का काम ऐसा है कि जिसमें बाइसेप्स और सुप्रास्पाइनेटस में ज़्यादा इशू आता है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो वो मसल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और उनके टेंडन ज़्यादा अफेक्ट है, उनमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा थी, क्यों? ओवर यूज़ की वजह से। मेजरली सिंपल सी वर्ड्स क्या है? बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से। मसल जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो वो क्या होगा? इन्फ्लेम्ड हो जाता है, ठीक है। इसमें कॉजेज और भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर बंदे को इसी वजह से हो, लेकिन बेसिकली आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि हाँ ये इस वजह से हो सकता है। ओके, फिर इसके बाद आ जाती है आपके पास कॉन्सेप्ट है, हम स्क्रॉल करते हैं नीचे। ओके, यहाँ पे आपके पास मेजरली कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि शेयर फोर्सेस और कंप्रेशन फोर्सेस का, ठीक है। मसल्स जब अटैच होते हैं ना ह्यूमरस के साथ, तो स्मॉल एंगल्स के साथ, तो लाइक स्मॉल एंगल्स के साथ किस पे? ग्रेनाइट फोर्सा पे। तो क्या करते हैं कि वो शेयर फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, कंप्रेशन नहीं प्रोड्यूस करते। दैट मीन्स कि जो मसल्स करीब करीब अटैच हैं या जिनके एंगल्स छोटे हैं, तो वो शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, कंप्रेशन नहीं, ठीक है। शेयर फोर्स वो होती है जैसे स्लाइड करने के लिए हेल्प करता है ना हेड, ह्यूमरस का हेड अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट हो रही है ह्यूमरस के हेड की, किसके अंदर? ग्रेनाइट फोसा के अंदर, ठीक है। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास कैसे होता है, यहाँ पे देखते हैं। देखो, अगर तो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, ठीक है, ओके, सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं तो ये समझो कि ये ह्यूमरस का हेड कंसीडर करो, ठीक है। इसको ह्यूमरस का हेड कंसीडर करो, बाकी हम कोई चीज़ नहीं डिस्कस करते। ह्यूमरस का हेड है, ठीक है। और ये ह्यूमरस का हेड जो है, अगर वो ग्लेनोइड फोसा, आपको पता ही यूँ होता है, ठीक है। ह्यूमरस का हेड ग्लेनोइड फोसा में अगर अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा या डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, तो उसमें क्या होता है कि शेयर फोर्स प्रोड्यूस होती है, और ये जो फोर्स जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करा रही है उसी को शेयर फोर्स कहा जा रहा है, ठीक है। ये मसल्स इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज़ के लिए? ह्यूमरस के हेड को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि डिसलोकेशन वगैरह ना हो। जैसे सबसे ज़्यादा जो मतलब डिसलोकेशन को प्रिवेंट करता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है हमारे पास, वो क्या है? डेल्टॉइड है, ठीक है। डेल्टॉइड बहुत ज़्यादा आपके पास क्या करता है? ह्यूमरस का प्रिवेंट करता है, और यहाँ पे आप इस एंगल को देख भी सकते हो, ठीक है, ये कितना ज़्यादा आपके पास एंगल शो कर रहा है। अब शोल्डर के मसल्स जो हैं वो बैलेंस कैसे करते हैं एक दूसरे को? लाइक आर्म जो है, अब देखो, जब आर्म एलिवेटेड होता है ना, ठीक है, तो डेल्टॉइड क्या करता है? ह्यूमरस का हेड अपवर्ड पुल करता है, ठीक है। जब आर्म एलिवेटेड है, दैट मीन्स आर्म ऊपर की तरफ जब जा रहा है ना, ठीक है, आर्म की अपनी डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ है, तो डेल्टॉइड क्या करता है? ह्यूमरस के हेड को अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। जब हमारे पास सिंपल, जब रोटेटर कफ हमारे पास आते हैं ना, ठीक है, रोटेटर कफ आप कैसे क्या काम करते हैं? अपवर्ड तो मूव करा दिया डेल्टॉइड ने, लेकिन डाउनवर्ड मूव पता है आपको कौन कराता है? रोटेटर कफ।
जिसमें इंफ्रास्पाइनेटस, टीज, माइनर, सबस्कैपुलारिस सारे मिलके क्या कहते हैं, पुल डाउनवर्ड करते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये एग्जाम्पल में इस तरह से बताया हुआ है, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करके, ओके, हम इसको सारे को क्लियर करते हैं। और उन्होंने आपको कहा है कि जब अपवर्ड ह्यूमरस, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आर्म को मैं एलिवेट करती हूँ फ्लेक्शन में, या फ्लेक्शन में लेके जाऊँ या एबडक्शन में कंप्लीट लेके जाऊँ, क्योंकि हम एबडक्शन की एग्जांपल पढ़े। एबडक्शन में लेके जाओ तो ऊपर लेके जाने के लिए ना डेल्टॉइड काम कर रहा है, नीचे लेके आने के लिए रोटेटर का काम कर रहा है। तो क्या होगा, एट द एंड हमारे पास बोथ फोर्सेस क्या करेंगी, बैलेंस करेंगी, और ग्रीना ह्यूमरल जॉइंट क्या करेगा, एक सेंटर रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, पर आपके पास क्या हो रहा है, एक एंड जो रिजल्ट आ रहा है वो एक ही पोजीशन में, उसको मूव नहीं करने दे रही, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रही है ना फोर्सेस। अगर डेल्टॉइड ऊपर कर रहा है, रोटेटर कब नीचे कर रहा है, तो दोनों ने मिला के एक सपोर्ट दिया, एक स्टेबिलिटी दी है आपके जॉइंट को, और वो जॉइंट जो था वो ग्रेना ह्यूमरल जॉइंट था, और ह्यूमरस का हेड था जो ग्रेनाइड के अंदर था, ठीक है। सिंपल इस बात, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ मिलके आपको सपोर्ट, आपको बेसिकली सपोर्ट चाहिए ना। आपको क्या क्या चाहिए, जब आप एलिवेशन करो आपका हेड ऊपर की तरफ ना निकल जाए, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपने यही प्रिवेंट करना है कि डिसलोकेट ना हो जाए, जॉइंट निकल ना जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि ये क्या फोर्सेस होती हैं और वो कैसे अप्लाई होती है, डेल्टॉइड और रोटेटर का दोनों कैसे काम करते हैं, ठीक है। जब आर्म का आर्म एलिवेट हो रहा होता है ऊपर, चाहे वो फ्लेक्शन में है चाहे वो एबडक्शन में है, ठीक है, किस पोजीशन में। अब उन्होंने कहा मैक्सिमम शेयर फोर्स अकर होती है जब हमारे पास 60 डिग्री एलिवेशन होती है, ठीक है। दैट मीन्स कि अभी 90 नहीं है, 60, ठीक है। हाईएस्ट शेयर स्ट्रेस जो होता है वो ग्रेना ह्यूमरल जॉइंट पे वो 60 डिग्री पे आ जाता है, ठीक है। और इसके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मसल्स होते हैं ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है स्टेबिलिटी मसल्स को, ठीक है, स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि ह्यूमरस का हेड एकदम से ऊपर की तरफ ना जाए, ठीक है। सो यहाँ पे 60 डिग्री पे आप याद रखो, क्योंकि ये चीज़ क्या आपको डिग्रीज इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि समटाइम्स आपसे एमसीक्यूज में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या बेसिकली वाइवा में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पूछ जाती हैं। तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लोड शोल्डर पे क्यों पड़े, क्योंकि आपने इन्हीं लोड्स को बैलेंस कराना है, ठीक है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जब आप काम करते हो तो आपको पता होना चाहिए ये लोड्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं, ताकि आप जब पेशेंट की पेन को रिड्यूस करो तो आप इन लोड्स को अप्लाई करो, ठीक है। अब ये भी कॉन्सेप्ट है, मे बी सम पीपल डोंट यूज दैट बट सम यूज, ओके। तो मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो यूज़ करते हैं ताकि ये पता चल सके कि हाँ ये इशू है और इसको कैसे कोप अप करना है, ठीक है। सो मेजरली दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि बहुत और इजी करके बताया जाए फिर भी आप मुझे बताओ, ठीक है। हम और इजी तरीके से भी देखेंगे, और होप सो आपको चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पर लोग फिर भी समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।